सलाम नमस्कार, मैं इकबाल कोइम बोलता सिवा न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ इस बार जुड़ चुके हैं बहुत ही युवा हैं जो कि खुद बहुत ही कम एज में इन्होंने एक किताब लिखी हुई है और ख़ुद का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तो आइए इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या संघर्ष किया है और अपनी लाइफ को कैसे जिया है। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। मैं बोलता सिवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी किताब के बारे में बात करने का मुझे मौका दिया। जी सो इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले आपने मतलब शुरुआत कहाँ से किया? ये जैसे बुक आपने लिखा है तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, कुछ बताइए आप। किताब लिखने की शुरुआत लगभग 2015 से मैंने शुरू की थी। इसका थॉट ऐसे नहीं आया था, कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे किताब लिखनी है। जी कहानियाँ लिखने का शौक़ था, लिटरेचर से मोहब्बत थी, लिटरेचर पढ़ता था, उर्दू अदब हो गया, हिंदी साहित्य हो गया। सो यही सब मैं पढ़ता था एंड उसी में से अपने जो ख़याल बनते हैं उनको जस्टिफ़ाई करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं लिखना शुरू किया। तो वही कहानियाँ फिर पैदा होती गई। जो इस किताब की पहली जो कहानी मैंने लिखी थी, रेलवे स्टेशन की कुर्सी, वो सबसे पहले 2015 में जब मैं सफ़र कर रहा था भोपाल के लिए, तो झांसी रेलवे स्टेशन पर हमें रुकना था। सो वहीं से ये ख़याल आया था रेलवे स्टेशन की कुर्सी का। रेलवे स्टेशन कुर्सी इसलिए कि जब रेलवे स्टेशन की कुर्सी पे कोई बैठता है जी तो वो ये नहीं है कि किसी कम्युनिटी का ही बैठ सकता है या फिर किसी अलग एक मज़हब का बैठ सकता है या छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई नहीं है। जो आता है वो बैठ जाता है। तो वहीं से थॉट आया था कि जो है वही इक्वलिटी होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में। उसी को माइंड में रख के ये कहानी बनाई थी और फिर धीरे धीरे और भी कहानियाँ पैदा होती गई अलग अलग सिचुएशन में। और जो भी अनुभव होता रहा, अभी जो आपने बताया कि बहुत संघर्ष किया, ऐसा कुछ हमारा संघर्ष नहीं रहा है। अभी अपन सीख ही रहे हैं। जी तो फिर उसी तरह से और भी कहानियाँ जन्म लेती रहीं और अभी किताब की शक्ल में आप लोगों के तो सामने। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि सर हम थोड़ा सा ये बताइए कि आप यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जिससे कि आपने किताब भी लिखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया से मैं भी जुड़ा हूँ, तो आप सोशल मीडिया पोस्ट करते रहते हैं। थोड़ा यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, मतलब उसके बारे में कि क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए, जैसा मैंने बुक के बारे में बताया कि वो एक प्लान नहीं था कि मुझे एक किताब लिखनी है एंड देन मैंने शुरू उस तरह से नहीं किया था। सो यूट्यूब चैनल भी मेरा उस तरह से शुरू नहीं हुआ था कि यूट्यूब चैनल बनाना है। हमें तो पता भी नहीं था कि यूट्यूब चैनल बनता कैसे है। सो जब मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं अपने जूनियर्स को पढ़ाता था। तो एक सिचुएशन ऐसा आया था कि एक मेरा जूनियर था जो हम लोग के पास में नहीं था और उसे एक क्वेश्चन को किसी भी तरह मुझे सॉल्व करके उसको बताना था। सो कुछ भी बन नहीं पा रहा था, तो हमने बोला वीडियो बना के आपको भेज देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। लेकिन जब हमने वीडियो बनाया तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो और उसका एमबी ज़्यादा था, तो व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। सो एक ये हमें आया कि हम उसे यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा वो पहला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुआ था एंड हमने लिंक शेयर किया था उसको। सो सिर्फ एक लड़के के लिए किया था, लेकिन जब कुछ दिन के बाद मैंने देखा तो उस पर 20-25 व्यूज़ आ चुके थे। तो ये थॉट में आया कि अच्छा, मतलब इस तरह से लोग और भी देख रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको भी अगर मैं वीडियोस बना कर उस पर करता हूँ अपलोड, तो दूसरे भी लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो उस तरह से वो चीज़ें शुरू हुई थी। और फिर बाद में जब हुआ कि कुछ व्यूज़ आने लगे हैं तो उसको एक नाम दिया जाना चाहिए। तो मैंने अपने नाम का फर्स्ट लेटर जी लिया था उस वक्त। जो बीटेक था तो उसे बी की जगह जी कर प्लेस किया। सो वो जीटेक हो गया एंड उसमें मैंने एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता था, तो वो जीटेक एजुकेशन उसका नामकरण हुआ, मैंने नाम दिया एंड देन वो अभी आपके सामने आप लोगों के सहयोग से, प्यार से उस पर अप्रॉक्स 10,000 अभी होने वाले हैं सब्सक्राइबर। इसमें सबसे ज़्यादा मैं 2-3 नाम लेना चाहूँगा। एक लड़का मेरा जूनियर था, इब्राहिम, मुमताज़, इमाम, बिट्टू, सलामुद्दीन। तो इस तरह के कुछ ऐसे लड़के थे, इन्होंने ज़ोरदार मेहनत की थी। सब्सक्राइबर बच्चों को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवाते थे। तो वाकई अप्रिशिएट उनको भी करना चाहिए, उन्होंने जिस तरह। जैसे कि हम देखते हैं कि गुलशेर भाई आप पोएट्री भी करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से शुरुआत किया था पोएट्री का आपने? आपके माइंड में ऐसा क्या आया था कि जैसे कि आप तो खुद एक इंजीनियर भी हैं और किताब में भी आपने लिखा है, तो पोएट्री का आपके माइंड में कहाँ से है कि आप पोएट्री करना स्टार्टअप किया? पोएट्री, देखिए आपने दोनों सवाल पूछा, उसी तरह में इसका भी है। कभी भी जीटे का प्लान नहीं था और किताब का प्लान नहीं था। अच्छा, अनप्लान सारी सारी चीज़ें अनप्लान्ड हुई हैं। लेकिन पोएट्री ऐसा फॉर्म है ना कि कोई आपको पोएट्री करना सिखा नहीं सकता, कोई नहीं सिखा सकता। पोएट्री
ऑटोमेटिक आपके जहन में आता है, और वो आता है और उसको आपको लिखना पड़ता है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, मैं खुद अपनी शायरियाँ लिख के मैं भूल जाता हूँ, तो कहते हैं अरे यार तुमने लिखा, तुम कैसे भूल गए? तो ऐसा नहीं होता है कि आपने अपनी शायरी लिख दी और वो आपको हमेशा याद रहेगा। वो एक आता है और फिर चला जाता है, तो वो आपको लिखना पड़ता है। और अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ मैं, अल्लाह ने मुझे बिल्कुल मतलब ये एक नेमत दिया है, एक ये हमको कला दिया है बिल्कुल, कि ये सबके पास नहीं होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे हाथों से कुछ नज़में गज़में अभी निकल गई हैं, किताब भी आ गई। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पोइट्री करता हूँ तो किसी एक मुद्दे को लेके करता हूँ, या जो ख़्याल आता है, जो मेरा ज़हन में चलता है, मैं किताबें पढ़ता हूँ और उससे जो भी ख़्याल आता है वो पोइट्री के फॉर्म में। मतलब आप किस टाइप का पोइट्री करते हैं? जैसे कि एक गज़ल होता है, एक बहुत सारी टाइप होता है उसमें, तो किस टाइप का करते हैं? गज़लें मैं ज़्यादा लिखता हूँ, मैं नज़में भी लिखता हूँ, हिंदी कविताएँ भी लिखता हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत लिखते हैं, मोहब्बत बाँटते हैं, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि माशरे में मोहब्बत तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा उसकी झलक दिखाएंगे आप थोड़ा? एक दो शेर लिखा था मैं आपको, मैं किताब वाली शेर मैं सुना जी, देता जी, हूँ। बिल्कुल, ये हाँ, वही थोड़ा। गज़ल कोई नहीं है, एक छोटी सी कविता है। वो मस्जिद भी जाएगा, वो मंदिर भी जाएगा, वो भूखा है साहब, जी, उसे मज़हब कहाँ समझ आएगा। ये मोहब्बत का शेर नहीं है, मोहब्बत की लाइन्स नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि मज़हब आदमी को तब ख़्याल आता है ना जब उसका पेट भरा होता है। जब आदमी भूखा होता है तो उसे पता नहीं चलता कि मैं किस मज़हब का हूँ, उसे सिर्फ़ खाना याद रहता है कि खाना कहीं से भी मिल जाए। जी। वो मंदिर में भी जाके भीख मांग के खा सकता है और मस्जिद में भी जा सकता है, किस मज़हब का है उसे इससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे गुलशेर साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में आपका बुक भी आया है और आप पोएट्री भी करते हैं और यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जाना किस तरफ चाहते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। देखिए जी। मैं पोएट्री भी करता हूँ, किताब भी लिख दिया, और तो आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा मतलब आगे भी किताब लिखेंगे या बस यही हूँ। एक नहीं, आपका? वो देखिए ये चीज़ें पैरेलली चलती हैं, ऐसा नहीं है। जी। मैंने आपको बताया कि मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। तो जब मैं जब 10वीं किया उसके बाद ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत नाजुक वो टाइम होता है कि आपको चूज़ करना पड़ता है मुझे क्या करना है, ठीक है? तो मेरा पलड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ भारी था, मैंने टेक्नोलॉजी को चूज़ किया, एंड मैंने 12 के बाद 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करनी शुरू की। बट ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो फिर कुछ और नहीं कर सकता, ये चीज़ें पैरेलली चलती हैं। मैं 10वीं और 12वीं में था तब से उर्दू अदब पढ़ता था, बहुत अच्छा मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी जो उर्दू अदब है, आपको अगर एक बार लगाव हो जाती है, उर्दू आएगी आपको तो शायरी भी आ जी, जाएगी, जी। तो वो एक चीज़ है। तो उर्दू अदब से मोहब्बती शायरी लिखना शुरू हुआ, वो 10वीं के बाद से फिर गज़लें नज़में जो 10वीं की दरख्शा किताब है, जी। वो कोई भी पढ़े तो उसकी जो नज़में गज़लें हैं उसकी बहुत बेहतरीन है। तो वहाँ से एक थोड़ा ज़्यादा ज़ोर पड़ा था, एंड देन यूट्यूब का मैंने आपको बताया कैसे चला था, तो यूट्यूब वो चल रहा है। बाकी और किताबों के बारे में कहूँ तो मैं लिख रहा हूँ। एक मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर से जो पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ, अच्छा। उस पे बेसिस एक किताब मैंने लिखनी शुरू की है, तो वो भी अभी चल रही है। ये चीज़ें पैरेलली चलती हैं, बाकी अपना जो काम है मैं वो भी करता हूँ। जैसे कि आपने अभी बोला कि आपको टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आप टेक्नोलॉजी से इधर कहाँ से आ गए? इंटरेक्शन कैसे हो गया आपको शायरी पोएट्री वगैरह में मैं या बुक लिखने में? बुक लिखने की मैंने आपको बताया कि कभी प्लान नहीं किया मैंने कि मुझे जी। बुक लिखना है। कहानियाँ मुझे पसंद थी, मैं सुनता था कहानियाँ, अच्छा। तो मुझे भी होता था कि मैं भी कुछ ऐसे किरदार गढ़ूँ, कुछ ऐसे किरदार बनाऊँ। मैं छोटा था तो मुझे याद है कि हम लोग घर में पत्रिकाएँ बहुत पढ़ते थे, हम लोग भाई थे। तो बाल हंस नाम का एक पत्रिका आती थी सब, अभी मुझे पता नहीं आ रही कि नहीं। तो वो हम लोग बहुत शौक से हर अंक उसका हम खरीदते थे। उसमें बहुत सारी कविताएँ और छोटी-छोटी कहानियाँ होती थी। तो वहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था, तो वहाँ से एक माइंड में था कि हमें भी किरदार बनाना है, और कुछ भी चीज़ देख के ऑब्जर्वेशन करने का एक आदत थी, तो उस तरह से कहानियाँ बनती गईं, और जब कहानियाँ बन गई तो वो कहानियाँ किताब की शक्ल लेकर आई हैं। तो कहानी संग्रह मेरी किताब है, उसमें 7 कहानियाँ हैं। और टेक्नोलॉजी जो मैंने बताया मैं पढ़ रहा था, उसके बाद मेरी जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई फिर मैं जॉब भी कर रहा था। तो ऐसा नहीं है, वो पैरेलली चीज़ें चल रही हैं। ऐसा मैंने आपको बताया कि जो इंजीनियरिंग कर लिया जी, वो जी। और कुछ नहीं कर सकता, हाँ, ऐसा हाँ। नहीं होता है। तो जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ भी चल रहा है, किताब आ गई, दूसरी एक मैं उपन्यास पे काम कर रहा हूँ,
नावल पे, जी जो सिवान ज़िले पर ही बेस्ड है, यहाँ के पॉलिटिक्स पर बेस्ड है, यहाँ के जो बहुत बेहतरीन किस्म के लव स्टोरीज़ मैंने देखी हैं अपने सिवान के कॉलेजों में, जी उसमें से एक मैंने चूज़ किया, तो है बन रही है कभी और किताब। देखिए हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये जैसे कि आपने जो बुक लिखा हुआ है, अगर आपको उस बुक को समर्पित करना चाहते हैं तो आप किसको करेंगे अगर आप चाहते हैं तो? देखिए, समर्पित करना चाहते नहीं, मैं कर चुका हूँ किताब, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि और कोई हो ही नहीं सकता था। मेरे अब्बा और अम्मी के लिए मैंने किताब समर्पित की है, क्योंकि अभी आपको पता है कि बिना माँ बाप के कोई कुछ भी नहीं है। जिसके पास है उसे उसकी अदब करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो नहीं है उनसे उनका दर्द आप पता कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और वाक़ई में ये जब मुझे याद है, मैं बहुत पढ़ने में अच्छा नहीं था, और शायद मेरी अम्मी मुझे उतना ज़ोर नहीं देती तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ता कहीं, या आप सोच सकते हैं जब कोई भी बच्चा थोड़ा-सा इधर-उधर करता है तो माँ-बाप अगर गुस्सा होकर भगा दें उसको, "अरे जाओ", तो फिर वो, लेकिन अब मेरे माता-पिता या और भी सब माता-पिता चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ें, तो मार के या फिर दुलार से, प्यार से उन्होंने पढ़ाया। तो मुझे लगा कि ये किताब मुझे मेरे माता-पिता को समर्पित करनी चाहिए, तो मैंने किया है। सर आखिरी सवाल है आपसे कि अभी अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जो नौजवानों का हर जगह पे मतलब जो युवा हैं वही आगे आ रहे हैं, तो आपको इसके बारे में क्या ख्याल है? अभी हाल ही फिलहाल में मोदी जी ने भी कहा है कि मतलब जैसे कि नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं, तो अभी हाल ही फिलहाल में मोदी जी ने भी अपने एमपीओ से कहा है कि आप अपने क्षेत्र में जाकर खेल को बढ़ावा दें। तो आप खेल को किस रूप में देखते हैं जैसे युवा के? देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी स्कूल चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मैं 1-2 स्कूल के प्रिंसिपल से भी मिला, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा दीजिए। जी क्योंकि जो लड़का पढ़ने में तेज़ है वो आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले सकता है अगर उसे पढ़ना चाहता है तो। लेकिन जो लड़का सिर्फ खेलना चाहता है, जिसको खेलने में दिल लगता है, उसके पास कोई कुछ भी नहीं है, स्कूल प्रोवाइड ही नहीं करा रहा है, और मेन जो टैलेंट निकल के आता है स्कूल में ही निकल के आता है। अगर उसे स्कूल से ही अगर हमें पता चल जाए कि जो लड़का जिस तरफ इंटरेस्टेड है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, सिर्फ हम मार्क्स पर नहीं जाएं, अगर स्पोर्ट पे भी ध्यान देते हैं हम, तो मे भी हो सकता है हमारे गांव के स्कूलों से अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन निकल सकते हैं। जैसे आपने नीरज चोपड़ा की बात की, अगर आपने उसकी वीडियोस भी देखी होगी, तो नीरज चोपड़ा को इंग्लिश नहीं आती है, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। और उसने इसको प्रूव भी किया है। उसने बड़ी बड़ी महफिलों में बोल दिया कि भाई आप मुझसे हिंदी में बात करो। उसकी मैंने 2-3 वीडियोस ऐसी देखी हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ना ही एकदम ज़रूरी है। ठीक है, आपको समृद्ध होने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी लड़के का दिल नहीं लग रहा है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा, और अगर वो पैशनेट है अगर स्पोर्ट के बारे में, तो हम उसको रास्ता देना चाहिए हमें। और जैसा कि आपने युवाओं के लिए बात किया, तो हमें चाहिए कि अपने युवाओं को, आपके जैसे युवाओं को, मेरे जैसे युवाओं को, अगर कुछ कर रहा है तो उसमें हमें पुश करना चाहिए, सराहना देना चाहिए, सराहना करनी चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, और जिस तरह से भी हो सके हम अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो वो और आगे जाएंगे। और जब तक अगर युवा सामने नहीं आते हैं तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और हम जैसे युवा, मैं जैसे सारे युवाओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो सिस्टम में घुसें। किस तरह घुसना है उनको पता चलना चाहिए, वो अपना दिमाग लगाएं, अपनी सोच को उस तरफ करें और सिस्टम में घुसें। जब तक हम सिस्टम में नहीं जाएंगे, युवा सिस्टम में नहीं आएंगे, तब तक तब्दीली नहीं आएगी। जी बिल्कुल। तो एक नया भारत बनाने के लिए युवाओं को जगना पड़ेगा और सिस्टम में घुसना पड़ेगा, और इसके लिए एक युवा दूसरे युवा को सपोर्ट करेगा तभी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा होना चाहिए। मैं अपने युवाओं से आग्रह भी करूंगा कि जो भी अगर कुछ कर रहा है तो उसको फुल सपोर्ट करिए और उसको आगे बढ़ाइए। तो जैसे कि आपने देखा, ये थे जनाब गुलशेर अहमद साहब, जो कि खुद का इन्होंने बुक, हाल ही फिलहाल में इनका बुक आया हुआ है। अगर आप ख़रीदना चाहेंगे तो हम आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं, या वीडियो अगर फेसबुक पे या किसी भी वेबसाइट पे अगर डलती है तो उसका लिंक हम उसके साथ डाल देंगे, आप वहाँ से बुक को ख़रीद सकते हैं। तो मैं इकबाल क़य्यूम, कैमरामैन राशि से, धन्यवाद।